नमस्ते बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। परावर्तन क्या होता है, पहले हम लोग ये समझेंगे। देखिए, कोई भी वस्तु अगर किसी भी सतह से टकरा कर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए तो इस क्रिया को परावर्तन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कॉस्मोबॉल है और ये सरफेस है, जमीन है, और कॉस्मोबॉल का ऐसे फेंकते हैं, टकराया यहाँ से और लौट गया, तो ये भी परावर्तन कहलाएगा। या कोई पत्थर है, मान लो पत्थर दीवार पर फेंके, टकराया, फिर लौट गया, दीवार के आर पर नहीं गया, तो उसको ही परावर्तन कर सकते हैं। लेकिन ये पत्थर का परावर्तन कहलाएगा। ये कॉस्मोबॉल को पटके हैं, फिर ये टकराया, फिर लौट गया, वापस फ्लाइट करके लौट गया, ये कॉस्मोबॉल का परावर्तन कहलाएगा। इसी प्रकार कोई भी वस्तु अगर टकरा के सतह से पुनः अपने ही माध्यम में अपने ही ओर लौट जाता है तो इस क्रिया को परावर्तन कहा जाता है। उसी प्रकार प्रकाश में क्या होता है कि प्रकाश भी टकराता है सतह से और उसी माध्यम में भी वापस लौट जाता है, तो इसको परावर्तन कहा जाएगा। अब देखिए, टकरा के लौटने का प्रक्रिया बहुत हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप कॉस्मोबॉल है, उसको सीधा गिराइएगा, ऐसे सीधा गिरेगा तो देखिए उछलेगा, सीधा उछलेगा, इसके ऊपर ऐसे गिराइएगा तो सीधा उछलेगा, लंबवत, यानी कि ये हो गया आपतित, ये हो गया परावर्तित। उसी प्रकार कॉस्मोबॉल का ऐसे पटकिएगा आप, देखिएगा ऐसे उछलेगा, तो इस तरह से परावर्तन हो रहा है। उसी प्रकार देखिए तिरछा और कीजिए इसको आप, तो और पीछे जाएगा, इससे इसका परावर्तन देखिए इस तरह से होगा। प्रकाश में से ऐसा ही होता है। इसी प्रकार बहुत चीज परावर्तन होता है। ध्वनि का भी परावर्तन होता है। ध्वनि का परावर्तन, जैसे आप कभी पहाड़ के नीचे या कोई बड़ा हॉल में कमरा में बोलिएगा तो देखिएगा, आप बोलिएगा, फिर आवाज टकराएगा, फिर वापस आकर सुनाता है, तो वहां भी जो है ध्वनि का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं उसको। तो परावर्तन हर चीज में होता है, साउंड में भी हो सकता है, लाइट में भी हो सकता है, या कोई भी वेव हो उसमें भी हो सकता है। जनरली हम लोग को प्रकाश में परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश परावर्तन। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर प्रकाश किसी भी चमकीली या चिकनी सतह पर टकराता है से, और अगर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को या इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाएगा। व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड रीबाउंड्स अगेन ऑन मीडियम, then the phenomenon is known as reflection of light। इसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। मतलब इसको लिख दे रहे हैं, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली या चिकनी सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सा एक फिगर है। अब प्रकाश का परावर्तन के लिए ये जरूरी है कि सतह को चिकना होना चाहिए। अगर चिकना नहीं रहेगा तो प्रकाश टकरा के उतना नहीं लौट पाता है। देखिए, संसार की सारी वस्तुएं में प्रकाश का परावर्तन होता है। हम लोग भी हो रहा है। प्रकाश किसी भी वस्तु से टकरा के लौटता है तभी तो हम लोग देखते हैं। अगर नहीं लौटेगा इस वस्तु को तो कैसे देखिएगा। तो हर वस्तु में प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन होता क्या है कि कोई में कम होता है, कोई में अधिक होता है। जैसे मान लीजिए इसको हम देख रहे हैं, ठीक है, तो प्रकाश आ रहा है, टकरा के लौट रहा है, तभी दिखाई पड़ रहा है। अगर टकरा के लौट के नहीं आएगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। टकरा के नहीं आएगा तो काला दिखाई पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए
कि अगर एक पत्थर को आप पानी में मारते हैं, ठीक है, एक पत्थर को पानी में मारते हैं तो क्या होता है, पत्थर पानी में चला जाता है, तो पानी में चला गया तो परावर्तन नहीं कहलाएगा। लेकिन कभी कभी देखें कोई बच्चा खेलता है, पानी की सतह पत्थर मारेगा, इस तरह से मारेगा कि वो पत्थर जो है उछलता हो जाता, आगे बढ़ता है, इससे पता है ना, तो वहां भी परावर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो परावर्तन समझना है कि अपने ही माध्यम में लौटना चाहिए। जैसे हम पानी को पत्थर मारे तो पानी में नहीं जाए, पानी से टकरा के पूरा वापस आ जाए, तो वहां क्या हुआ, पत्थर परावर्तन हुआ ना। तो उसी तरह से प्रकाश में भी होता है, अगर वापस लौट रहा है तो परावर्तन कहेंगे, और नहीं लौट रहा है तो नहीं कहेंगे, चाहे कोई भी चीज। हाँ, ये चीज बता रहे थे कि दुनिया के हर वस्तु परावर्तन करता है, हम भी परावर्तन कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वस्तु है, ये भी परावर्तन कर रहा है, या कोई भी वस्तु दिखाई पड़ रहा है जनरली, वो भी प्रकाश का परावर्तन कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन हर वस्तु अलग अलग जो है प्रकाश को परावर्तन करता है। जैसे मान लीजिए कि लाल रंग की वस्तु है, तो लाल ही रंग को जो है प्रकाश को परावर्तित करेगा, बाकी रंग क्या करता है, सोख लेता है। जिस रंग का वस्तु होता है उसी रंग को परावर्तित करता है। दूसरी बात यह है कि कोई वस्तु प्रकाश को लगभग 90% परावर्तित कर सकता है, कोई वस्तु कम भी कर सकता है, कोई 40% कर सकता है, कोई 20% कर सकता है, ठीक है। जो वस्तु प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित करता है वो दर्पण कहलाता है, चाहे वो कोई वस्तु हो। जैसे प्रकाश पा रहा है ना, तो आ रहा है, टकरा के लौट भी रहा है, अगर जितना आ रहा है सब लौटने लगे तो ये दर्पण कहलाएगा। लेकिन होता क्या है कि इससे जितना है प्रकाश ये अपने सोख लिया, अब बहुत कम प्रकाश ही क्या करता है, लौटाता है, वापस लौटाता है, ठीक है, तो उसको दर्पण नहीं कहलाएंगे, नहीं कहेंगे उसको। दर्पण कहलाने के लिए शर्त है कि जितना प्रकाश आ रहा है उसका अधिकांश भाग जो है परावर्तित हो रहा है, टकरा के लौट जा रहा है, तो वह वस्तु दर्पण कहलाएगा। ये जरूरी नहीं है कि ये वस्तु क्या चीज का बना हुआ है, ये शीशा का बना हुआ है कि टीन का बना हुआ है कि ग्लास का बना हुआ है, ये जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि जो प्रकाश आ रहा है वो परावर्तित कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लाइट। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आ रहा है, यहाँ पे टकराया और फिर टकरा कर वापस देखिए ऐसे लौट रहा है। ये दर्पण है या कोई भी सरफेस है जो चिकना है, चमकीला है, जो प्रकाश को लौटा सकता है, ठीक है। तो जो किरण दर्पण पे आ रही है इसको कहा जाएगा आपतित किरण। आपतित का मतलब होता है दर्पण पर आने वाली किरण, वस्तु पे आने वाली किरण क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और यहाँ से टकरा के जा रही किरण इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। और जिस पॉइंट पे ये प्रकाश किरण जो है आपतित होती है, टकराती है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। इसको जनरली ओ लिखते हैं। ये आपका है आपतन बिंदु, जहां का आ रही है। अब ये हो गया आपतित किरण, और ये टकरा के लौटने वाला को बोलते हैं परावर्तित किरण। और इस पॉइंट पे देखिए, अगर 90 डिग्री एंगल पे एक लाइन खींचिएगा ऐसे, 90 डिग्री का मतलब का 90 डिग्री, जैसे दर्पण के साथ 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, दर्पण है ना, तो दर्पण के सतह के साथ 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, देखिए ऐसे। तो इसको अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल। तो इसका नाम होगा नॉर्मल, इसको अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण क्या हो गया, अभिलंब। ठीक है, समझ लिया, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। अब आपतन बिंदु पर जो सीधा लाइन खींचते हैं 90 डिग्री पे, उसको बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। अब समझिए, आपतित किरण के साथ जो यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। इसको आई से दिखाते हैं, इस कोण को आपतित किरण व अभिलंब। देखिए ये अभिलंब हुआ, ये आपतित किरण हुआ। आपतित किरण व अभिलंब के भी जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, उसको आपतन कोण आई कहते हैं। उसी प्रकार परावर्तित किरण, देखिए ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ये जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण आर, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आई और आर, ये दोनों होता है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन का नियम। जो बताया गया है उसी से संबंधित है परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ
रिफ्लेक्शन। मेनली देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के लिए दो नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं? देखिए, ये जो फिगर बनाया गया था, ये था आपतित किरण, ये क्या था? परावर्तित किरण। क्या था? अभिलंब। देखिए, पहला नियम यही है कि ये तीनों जो किरण है, दो किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होगा। एक ही तल का अर्थ क्या होगा? नहीं, एक ही बिंदु नहीं, एक ही तल का मतलब हुआ कि जैसे आप, जैसे देखिए मेरा बोर्ड जो है एक समतल है, ये एक तल है ना जी। लेकिन बोर्ड अगर टेढ़ा होता, टेढ़ा मेढ़ा, तो एक तल होता नहीं ना होता। तो तीन लाइन ऐसा होना चाहिए कि तीनों को एक सीध में होना चाहिए। जैसे हम इसमें लाइन खींच ऐसे वैसे, तो ये दोनों एक ही तल में लिखी लाइन है, दो तल में नहीं है। ये भी लाइन एक ही तल में है, बोर्ड के तल में है। जैसे तीन को पेन रख लीजिए आप, एक पेन ऐसे हुआ, दूसरा पेन तो नहीं है, दूसरा पेन ऐसे रख लीजिए आप, एक और पेन ऐसे रखिए बीच में। तीनों को एक सीध में ऐसे देखिए आप, एक सीध में दिखाई देना चाहिए अगर एक तल में होगा तो, ठीक है। और नहीं तो एक पेन को यहाँ रखिए, बीच वाला पेन को इधर हल्का से इधर कर दीजिए, फिर ऐसे रहेगा, तो एक सीध में होगा वो? नहीं होगा। तो एक तल में नहीं होगा जी, उस बहुत सारे तल में हो जाएगा, दो तल या तीन तल में हो सकता है। तो एक तल का अर्थ हुआ यहाँ से अगर देखें तो तीनों एक ही सीधे में दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है। जनरली कॉपी का पेज या बोर्ड जो होता है वो एक समतल ही होता है, और इसमें हम लोग लाइन जो जितना भी लाइन खींच रहे हैं वो सब एक ही तल में होता है, ठीक ना। तो लॉ कहता है, नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। ये परावर्तन क्या है? पहला नियम है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन, एक ही तल में होता है। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, देखिए इसको बोला गया था आपतन कोण, क्या था? परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान दोनों बराबर होता है। जैसे इसका मान अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो इसका मान कितना होगा? 30 डिग्री। अगर इसका जो है 40 है, इसका कितना होगा? 40 डिग्री होगा, ठीक है। दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको याद रखना, इसका प्रूफ जो है इंटर में पढ़ना है, कैसे बराबर होता है, ठीक है। हाइगेंस थ्योरी वगैरह में पढ़ना है, या बहुत सारे साइंटिस्ट की भी थ्योरी दिया है, तो याद रखना है। पहला नियम क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही है आपका परावर्तन का नियम। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, परावर्तन के निम्नलिखित, पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा, सेकेंड लॉ क्या है? आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। मतलब आई का मान आर क्या होगा? बराबर। कोण किन है? कोण आई बराबर कोण आर, दोनों बराबर होता है, यही है। और जो डायग्राम है वही डायग्राम को बना सकते हैं। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये हो गया आपतन कोण आई, क्या हो गया? और ये आपका कोई दर्पण है मान लीजिए। चलिए, परावर्तन का नियम था। इसके बाद हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है, दर्पण। दर्पण लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में मिरर कहा जाता है। दर्पण, अभी हम दर्पण के बारे में चर्चा किए थे आप लोग से।
दुनिया की कोई वस्तु अगर प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर दे रहा है, लौटा दे रहा है, तो वो दर्पण कहलाएगा। जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड में भी अगर प्रकाश बाहर से आ रहा है, इस पे आ रहा है प्रकाश, चाहे सन से आ रहा है या कहीं से बल्ब से आ रहा है, और ये बोर्ड प्रकाश को लौटा देगा, तो देखिएगा अधिकांश प्रकाश लौटाएगा, मतलब ये बोर्ड चमकने लगेगा, आपको इसमें फेस भी नजर आ जाएगा। पता है ना, या नया नया कभी देखिएगा घर में बर्तन खरीदते होंगे, तो उसका सरफेस स्मूथ होता है, चिकना होता है, उसमें क्या होता है कि वो भी क्या करता है कि प्रकाश आता है उस पर, तो प्रकाश को अधिकांश प्रकाश के भाग को लौटा देता है, इसीलिए वो दर्पण जैसा बिहेव करता है, काम करता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि दर्पण शीशा का होना चाहिए, दर्पण कोई भी मटेरियल का बन सकता है। कंडीशन क्या है कि अगर कोई वस्तु पर प्रकाश आ रहा है और वह वस्तु उस प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित करता है, लौटा दे रहा है, तो वह वस्तु दर्पण माना जाएगा। ठीक है, अब अगर इस पे प्रकाश आ रहा है और ये अपना ही में सोख ले रहा है अधिकांश भाग को, तो दर्पण नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे ये सब वस्तु जो हम लोग देखते हैं, ये भी इस पर भी प्रकाश आता है और टकरा के ये भी लौटता है, लेकिन अधिकांश भाग क्या करता है, सोख लेता है। ठीक है ना, अधिकांश भाग को सोख लेगा और कुछ ही भाग को लौटाएगा, तो दर्पण है नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो घर में यूज करते हैं दर्पण जो देखते हैं, उसमें क्या होता है कि प्रकाश आता है, जो घर वाला दर्पण होता है उसमें प्रकाश आएगा और उसका लगभग 90% भाग लौट जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका फेस साफ साफ दिखाई पड़ेगा, सब चीज दिखाई पड़ेगा, ये दर्पण है। ठीक ना, तो दर्पण होने का यही कंडीशन है कि वैसा चिकनी या चमकीली सतह, जनरली जो प्रकाश को प्रभावित करता है वो तो चिकना चमकीला सतह ही होगा, रुका तो होता नहीं है, तो वैसा चिकनी चमकीली सतह जो प्रायः प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर दे, प्रकाश के अधिकांश भाग को लौटा दे, परावर्तित कर दे, तो वह चिकनी या चमकीली सतह क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। ठीक है ना, ये दर्पण का डेफिनेशन है। तो वही मैं लिखाऊंगा कि वैसा चिकनी या चमकीली सतह जो प्रायः आपतित प्रकाश के अधिकांश भाग को दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब दुनिया में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो प्रकाश आया और जितना आया सब को लौटा देगा, मैंने 100%, मैंने जितना आएगा सब को लौटा देगा, ऐसा कोई वस्तु नहीं है अभी तक। जैसे घर में आईना यूज करते हैं ना, है अभी मैंने बताया कितना लौटाता है, 90%, 10% वो भी खपत कर लेता है। ठीक है, देखिए जनरली क्या है कि सिल्वर एक मेटल है, चांदी जिसको बोलते हैं, चांदी एक धातु है जो प्रकाश को 90% प्रकाश का 90% भाग को लौटा सकता है। इसलिए दर्पण बनाने के लिए जो है हम लोग चांदी का क्लई करते हैं। क्या करते हैं, एक शीशा होता है और शीशा के जो है एक तरफ जो है चांदी का जो है पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो शीशा तो ऐसा चीज है कि ट्रांसपेरेंट ना है, आप पर दिखाता ना है, अगर इधर पॉलिश करिएगा तो उधर से भी चमकेगा वो। ठीक है, इधर भी चमकेगा। तब क्या है कि इसको, इस दर्पण को आप कोई बच्चा पकड़ेगा, टच करेगा उसे, लेकिन इधर पॉलिश जो है ना छूटते जाएगा, स्क्रैच होते जाएगा, दर्पण खराब हो जाएगा। इसलिए चांदी की पॉलिश करके इसके ऊपर जो है एक लेप लगा दिया जाता है, भूरा कलर का, देखे होंगे आप लोग, है ना, लेप लगा दिया जाता है इसके सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, ताकि वो जो है चांदी का जो पॉलिश किया गया है छूटे नहीं। ठीक है, और दूसरी तरफ देखिएगा तो वही चीज चमकता हुआ नजर आएगा आपको दर्पण में, जिसमें हम लोग फेस देखते हैं, पता है ना, यही दर्पण है। तो हाँ, तो ये बता देते हैं कि चांदी एकमात्र धातु है, सिल्वर इज वन ऑफ द मेटल विच कैन रिफ्लेक्ट 90% पार्ट ऑफ लाइट, देयरफॉर सिल्वर पॉलिश इज यूज टू मेक द मिरर। इसलिए जो है दर्पण बनाने के लिए जनरली हम लोग सिल्वर पॉलिश का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए जनरली आपका मुख्य रूप से
दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मुख्य रूप से दर्पण कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला फर्स्ट समतल दर्पण और सेकेंड है आपका गोलीय दर्पण। समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है। जनरली हम लोग ऐसे और दर्पण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, देखिए इसको समझने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी समझ सकते हैं आप लोग। समतल का मतलब हुआ कि अगर दर्पण बना रहे हैं आप या कोई कंपनी तैयार कर रहा है दर्पण और उसका पृष्ठ बिल्कुल समतल है, जैसे मेरा ही देख लीजिए, व्हाइट बोर्ड जो है पूरा प्लेन है, समतल है, इसका देख लीजिए पृष्ठ है ना। अगर बिल्कुल समतल है और इस पर पॉलिश कर दे, चांदी का पॉलिश कर दे पूरा, तो दर्पण बनेगा ना, ये समतल कहलाएगा, है ना, ये समतल कहलाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पृष्ठ है जो समतल नहीं है, जैसे आप मान लीजिए सब कोई देखें, आप कॉस्को बॉल या देखे होंगे या फुटबॉल देख रहे हैं इस तरह से, इसको वृत्त मत समझिएगा, ये फुटबॉल है मान लीजिए, और फुटबॉल है इस तरह से, देखिए इस आकृति के फुटबॉल है, ऐसे गोला है, और इसको पॉलिश कर दीजिए, चांदी का पॉलिश कर दीजिए, तो भी दर्पण बनेगा? दर्पण बनेगा ना? किसी ने बनेगा? बनेगा दर्पण। चांदी का पॉलिश कीजिएगा, दर्पण बनेगा ना? काट के निकाल। तो आप बताइए कि इसको अगर चांदी का पॉलिश कर दी जाए अंदर मान लीजिए ऐसे ऐसे, तो बाहर से देखिएगा तो चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा ना, दर्पण तो होगा। तो ये बताइए कि इसका सरफेस तो समतल ही ना है, कैसा है? गोलाकार है, ठीक है। इसकी जो दर्पण बनेगा कैसा होगा? गोलीय दर्पण। मतलब शेप के आधार पर, शेप के आधार पर दर्पण दो तरह से होता है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल हो, उसको समतल दर्पण कहा जाएगा। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलाकार हो, जैसे कॉस्को बॉल से बनाया जाएगा, ठीक है, या फुटबॉल से बनाया जाएगा, तो गोलीय दर्पण होगा वो। ओके, अब देखिए, तो समतल दर्पण, इसको डिफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग? ऐसे ही आप समझ लीजिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होता है, समतलाकार होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं, प्लेन मिरर। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलाकार होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो बोला गया आप लिख लीजिएगा। अब समतल दर्पण का फिगर कैसे होगा? देखिए, समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर कहा जाता है। देखिए, पढ़ने के लिए जनरली हम लोग ऐसे मान सकते हैं इस तरह से, जो घर में आपका आईना होता है वो समतल दर्पण है। घर में जो आईना है दीवार पे, वो क्या है? समतल दर्पण है, वो प्लेन मिरर है, जो कि एक मढ़ा हुआ जो है फुट में व्यवस्थित होता है ऐसे आपका, ये देखिए, और ये आपका दर्पण है जिसमें हम लोग देखते हैं फेस को, ठीक है, समतल दर्पण है। लेकिन ध्यान देना है, ये आपका है समतल दर्पण। लेकिन इसको पढ़ने के लिए ना, पढ़ने के लिए हम लोग बार बार बनाना पड़ता है, इसलिए ऐसे ही मारते हैं, इसको ऐसे मारते हैं, एक लाइन खींचते हैं ऐसे और एक तरफ पॉलिश करते हैं, मान लीजिए ऐसे, किसी भी तरफ कर सकते हैं आप, इसको ऐसे पॉलिश करके दिखाते हैं, ये समतल दर्पण कहलाएगा। होता है ऐसे, लेकिन पढ़ने के लिए किसे बनाते हैं? ऐसे, क्योंकि बार बार कितना मारते रहिएगा ऐसे। तो ऐसा कहीं बनाया हुआ फिगर मिलेगा आपको, तो इसको समतल दर्पण समझना है। अब ये नहीं समझना है कि एक तार है जिसको पॉलिश किया गया है, ठीक है ना, इसको बनाया गया है, इसको शॉर्ट सिंबल ऐसे है, ठीक है, दिमाग में इसको रखना है, ये समतल दर्पण है। अब देखिए, समतल दर्पण में रे डायग्राम जो होता है वो कैसे बनता है, किरण आरेखण बनावट कैसे होती है, इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि समतल दर्पण है, ये जो लाइन दे रहे हैं पॉलिश का सिंबल है, इसका अर्थ होता है कि हम पॉलिश किया हुआ इधर ना, और इधर से हम लोग देख रहे हैं, ये समतल दर्पण है। कोई वस्तु है यहाँ पे जिसको आप देखना चाहते हैं,
सब कुछ देखा है। अगर ऐसा वस्तु यहाँ पे रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब देखिए दर्पण के अंदर में यहाँ बनेगा पीछे। आप देखिएगा इस वस्तु को यहाँ ले जाइएगा समीप में दर्पण के, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो भी समीप आता है। इसको अगर सटा दीजिएगा तो उस भी सट जाएगा, देख लीजिए, ठीक है ना। तो कैसे बनता है इमेज, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। देखिए कोई भी इमेज बनता है दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु है, आपको बताया गया कि कोई वस्तु अगर दिखाई पड़ रही है, क्यों दिखाई पड़ती है, बताइए आप लोग। परावर्तन के कारण, ठीक है ना। कि ये इसमें क्या हो रहा है कि प्रकाश उधर से आ रहा है और टकरा के लौट रहा है, आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, तभी इसको देख रहे हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों। उसी प्रकार याद रखिए ये वस्तु है, अगर ये प्रकाश में रखा हुआ है तो इसको हम भी देख सकते हैं, इधर से भी आदमी देख सकता है, इधर से देख सकता है, इधर से भी देख सकता है, इधर से भी देख सकता है ना बात। तो बताइए कि हर दिशा में प्रकाश किरण जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। या इसको बल्ब समझ लीजिए आप, अगर बल्ब जलेगा तो हर दिशा में प्रकाश निकलेगा। कोई ऐसा प्रकाश होगा जो सीधा जाएगा ऐसे, कोई तो होगा जो सीधा जाएगा लंबवत। वही पढ़ाया गया था आपको, जो लंबवत प्रकाश होता है 90 डिग्री पर, क्या होता है, जैसे आप उसको बोल को अभी बता दें, ऐसे पटकिएगा, सीधा गिराइएगा तो सीधा लौटेगा, ऐसे उछलेगा, ऐसे गिरेगा ऐसे उछलेगा, होगा ना। एकदम लंबवत प्रकाश जाएगा, ऐसे टकरा के लौट जाएगा वापस। देखिए कोई ऐसा प्रकाश होगा जो यहाँ से चल के यहाँ लौट रहा, यहाँ टकरा रहा होगा, ऐसे लौटेगा, तो यहाँ भी लौट सकता है। देखिए तो लाखों करोड़ों प्रकाश में है, आप कितना दिखाइएगा। इसलिए 2-3 प्रकाश का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। कोई प्रकाश इधर भी जा रहा है, कोई इधर भी जा रहा है, हर दिशा में जा रहा है। तो कोई मान लीजिए प्रकाश यहाँ जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ टकराया और ऐसे लौटेगा, देखिए कोई इधर जा रहा है, देखिए ऐसे, और टकराया इधर लौटेगा ऐसे, इस तरह से, ठीक ना। देखिए अब हम 3 प्रकार दिखाए हैं, 1 2 3 आपतित किरण है और 3 परावर्तित किरण है ना। उसी प्रकार देखिए लाखों करोड़ों प्रकाश जाएगा, ऐसे टकराएगा और लौट जाएगा, ठीक है ना। तो इधर से क्या होगा, देखिए कि आपका जितना वस्तु दर्पण से आगे रखा हुआ है, ये देखने वालों को लगेगा, यहां से जो आदमी देखेगा, मान लीजिए कि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये देखेगा, ये बल्ब जल रहा है मान लीजिए, तो उसको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा कि ये बल्ब यहाँ नहीं जल रहा है, उसको दिखाई पड़ेगा ये बल्ब जो है दर्पण के अंदर में यहाँ इधर दिखाई पड़ेगा। अगर यहाँ से देख रहे हैं आप, कोई आंख से लगा के जो है यहाँ देख रहा है, तो इसके आंख में प्रकाश नहीं जा रहा है, तो उसको लगेगा कि जो है ये बल्ब जो है अंदर में जल रहा है, देखिए जल रहा है यहाँ पे, लेकिन दिखाई कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे। तो सारा प्रकाश टकरा के जो है इस तरह से देखिए लौटता है, परावर्तित होकर के एक जगह करता नहीं बल्कि करता हुआ मालूम पड़ता है। जैसे देखिए इसको लगेगा, महसूस होगा कि देखिए यहाँ से आ रहा है, यानी कि इसको पीछे बढ़ाइएगा आप ऐसे, उसी प्रकार इसको भी पीछे बढ़ाइएगा ऐसे, इसी प्रकार इसको भी पीछे बढ़ाया ऐसे, तो सब जगह जैसा वस्तु है, ठीक है ना, उसी आकृति की जो है ये प्रतिबिंब जो है आपका लाइट जो है आपस में कट के जो है ऐसे मिलेगा, और वैसा ही प्रतिबिंब सेम बन जाएगा। क्योंकि 3 किरण का हम यूज किया है ना, 3 ही नहीं होता है, करोड़ों किरण जाएगा, लाखों किरण जाएगा और सब टकरा के लौटेगा, और इस प्रकार से प्राप्त होगा तो उसको पीछे मिलाइएगा तो ऐसा ही इमेज बनेगा एकदम, ठीक है। और देखने से लगेगा कि देखिए ये बल्ब यहाँ नहीं बल्कि कहाँ जल रहा है, यहाँ जल रहा है, ठीक है। ये हो गया वस्तु, और इसको क्या बोलेंगे हम, प्रतिबिंब। जिसको हम देखते हैं उसको वस्तु कहते हैं। जैसे अपना फेस देख रहे हैं तो फेस क्या हो गया, वस्तु, और जो चेहरा अंदर में जो इमेज बन रहा है देख रहे हैं हम अपना, उसको प्रतिबिंब कहा जाता है, इमेज, ठीक है। तो ये आपका वस्तु हो गया, और क्या हो गया, हाँ, इस वस्तु का प्रतिबिंब या बिंब भी कहते हैं, सॉरी प्रतिबिंब इसको बोलते हैं, इसको बिंब बोलते हैं ना, इसको बिंब बोलते हैं, इसको प्रतिबिंब बोलते हैं, इसको वस्तु बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए जितना सारा किरण जाएगा, देखिए यहाँ से कोई किरण अगर यहाँ टकराया लौटेगा इस तरह से कि यहीं मिलेगा, यहाँ से यहाँ टकराया लौटेगा ऐसे तो यहीं मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। कोई भी वस्तु हम देखते हैं दर्पण में तो इसका इमेज इस तरह से बनते जाता है, ठीक है। तो यही आपका समझ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वही आपको हम बता रहे थे, ठीक है। अब आप बताइए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो निर्माण हुआ उसका नेचर क्या है, नेचर का मतलब उसका लक्षण क्या है, ठीक है ना, उसका प्रकृति क्या है, प्रकृति का मतलब वो कैसा है। जैसे आपको हम बोले कि ये मार्कर है, इसका नेचर क्या है, ठीक है, प्रकृति क्या है। तो प्रकृति में देखो ये चीज दिखाई देता है कि प्रतिबिंब जो बना वो सीधा बना कि उल्टा बना। पहली बात, जैसे आप चेहरा देख रहे हो,
ठीक है ना। चेहरा देख रहे हो तो अगर ये आदमी ऐसे ऐसे खड़ा है तो इसमें जो बना वो कैसे खड़ा है, ऐसे ही खड़ा है तो ये सीधा हुआ। अगर प्रतिबिंब उल्टा है, देखिए उसका माथा नीचे हो जाता है, पैर ऊपर तो उल्टा हुआ। उल्टा, हाँ। तो कोई दर्पण में उल्टा ही बनता है, ठीक है ना। जैसे और दर्पण में आगे हम पढ़ाएंगे तो ये उल्टा प्रतिबिंब हुआ। तो पहले बात देखा जाता है कि प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है कि उल्टा है, यही प्रकृति हुआ। ठीक है। और क्या देखते हैं हम लोग, प्रतिबिंब जो बना, जो आप देखे दर्पण में अपना चेहरा, प्रतिबिंब जो बना वो छोटा आपसे बना या आपसे बड़ा बना कि बड़ा बना। ठीक है। जैसे जितना वस्तु का आकार मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है ये भी क्या 5 सेंटीमीटर है कि उससे बड़ा है, ज्यादा है, मैंने वस्तु से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है। 2 पॉइंट हम बताए, क्या क्या बताए कि वस्तु को अगर देखेंगे दर्पण में देखेंगे कि प्रतिबिंब जो बना वो कैसा बना, ठीक है, छोटा बना कि बड़ा बना कि बराबर बना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रतिबिंब उल्टा बना कि सीधा बना, ठीक है ना, ये है। तीसरा बात क्या है कि हाँ, तीसरा बात है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी होगा कि वास्तविक होगा, ये देखना आपको, ठीक है ना। अब आभासी किसको बोलेंगे, जहां हम आभास कर रहे हैं, जैसे दर्पण में हम देखते हैं तो दर्पण में अपना चेहरा पर आभास न कर रहे हैं कि हम ही हैं, कि सचमुच में आप हैं, ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब हुआ वो, ठीक है। और ऐसा एग्जाम्पल जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता हो, दर्पण में तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल जहां प्रतिबिंब बन रहा हो लेकिन वास्तविक हो, तो वास्तविक का मतलब वास्तविक प्रकाश किरण कर रहा हो। जैसे देखिए गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, तो गाड़ी का हेडलाइट हुआ और यहाँ पे बल्ब होता है, और ये जो फोक्स मारता है ऐसे देखिए, ये टकराएगा यहाँ से लाइट दर्पण से, और देखिए जाके जमा हो जाएगा इस जगह, रास्ते पे आपको एक बड़ा सा जो है इतना बड़ा प्रतिबिंब नजर आएगा, प्रकाश का बिंब नजर आएगा। ये बताइए कि सचमुच में लाइट नहीं यहाँ है कि झूठों में लाइट है, सचमुच में होता है। तो गाड़ी की हेडलाइट सचमुच में निकलता है और सचमुच में बनता है यहाँ पे, इसीलिए प्रतिबिंब है, यही प्रतिबिंब है, इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाएगा, रियल इमेज है। पता लीजिएगा ना आप कहाँ रियल इमेज होता है। तो देखिए ये जो बन रहा है प्रतिबिंब यहाँ जो समुद्र में बन रहा है, किसा बन रहा है, वास्तविक है काल्पनिक, एक काल्पनिक आभासी है, ठीक है। प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, बराबर में होता है, हम लोग जो घर में देखते हैं क्या होता है, बराबर होता है। तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा कि प्रतिबिंब आभासी होगा, ठीक है। तीसरा बात क्या बताया आपको, छोटा हो कि बड़ा, बराबर होगा, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। 3 बातें रखना है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार बराबर होगा, और प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा, और प्रतिबिंब सीधा होगा। सीधा मतलब आप ऐसे खड़ा होकर देखिएगा तो वो भी ऐसा ही बनेगा इमेज, है ना। यही आपका संपूर्ण प्रतिबिंब की प्रकृति है। चलिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है, क्या होती है। पहला बताइए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी ना, प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बोल सकते हैं इसको, काल्पनिक होता है। थर्ड क्या था बोलिए, प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बराबर होता है। हाँ, प्रतिबिंब किसा होता है, सीधा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ठीक ना। और कुछ हो सकता है, नहीं,
प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक का मतलब पार्श्व भाग होता है। जैसे आप बॉडी देख रहे हैं आप, हाँ इस बॉडी का जो किनारा वाला भाग होएगा, एक किनारा वाला भाग देख रहे हैं आप, इसको पार्श्व भाग कहेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। इसका अर्थ हुआ कि आप दर्पण देखिएगा, आपको नजर आएगा कि बायां हाथ है, आपको लगेगा दाहिना हाथ। आपको दाहिना हाथ है, दर्पण में लगेगा कि बायां हाथ है। आपको बायां कान है तो लगेगा कि दाहिना कान है, पता नहीं था। बायां नाक है तो लगेगा कि दाहिना नाक है, पता है ना। तो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, माने पार्श्व भाग जो शरीर का है वो क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो चौथा है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है, तो आपका 4 पॉइंट हो गया। चल रहा है। हाँ चलिए, तो ये हो गया समतल दर्पण। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलाकार होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक ना। देखिए, समझने के लिए मान लिया जाए कि ये आपका फुटबॉल है और ये फुटबॉल बना हुआ है शीशा का, मान लीजिए, ये कांच का मान लीजिए, ये आपका कांच का या शीशा का फुटबॉल है। अब जो है फुटबॉल में आप इसको एक भाग काट दीजिए, ऐसा मान लीजिए काट दीजिए। तो आप देखिए फुटबॉल काटिएगा तो मेरे हाथ से देखिए ऐसा फिर बनेगा। देखिए इस तरह से, जो आप कटोरा जैसा, जो कटोरी होता है ऐसे ऐसा ही होता है, बीच में गड्ढा होता है। तो मान लीजिए काट दीजिएगा ऐसे, इसका जो भाग होगा देखिए एक कटोरी का शेप का होगा। ठीक ना। अब इसमें बात है कि पॉलिश, देखिए आप अंदर में पॉलिश कर सकते हैं, तो अंदर में पॉलिश करिएगा तो इधर से देखेंगे हम लोग अपना फेस। आप इधर अगर पॉलिश करिएगा तो इधर देखिएगा, है ना बात। तो अगर अंदर में पॉलिश करिएगा, देखिए अगर हम मान लीजिए कि अंदर में पॉलिश कर दिए तो यहाँ से चेहरा देखिएगा ना। यस। आप बताइए कि जो दर्पण को देखेगा उसको क्या नजर आएगा, बीच में उठा हुआ, किनारे किनारे धंसा हुआ, कहाँ देखें इसे बताइए आपको। आज दर्पण देखें जो बीच में हल्का उठा हुआ हो, किनारे किनारे धंसा हुआ हो। हाँ, गाड़ी के साइड में, गाड़ी के जो हैंडल में होता है, यस, पता है ना। यस। तो इसका मतलब, तो देखिए ये उठा हुआ है बीच में, इसी से बोलते हैं ऊतल। इसका तल उठा हुआ है बीच में, देखिए इसी से क्या नाम होगा, ऊतल। और अगर बीच में धंसा हुआ है तो इसका नाम होगा अवतल। जैसे देखिए इसको ऐसा पॉलिश मत कीजिए, देखिए इसको अंदर पॉलिश मत कीजिए, बाहर से कीजिए। इसको आप ऐसे पॉलिश कीजिए, ये बाहर से पॉलिश कीजिए। आप कहाँ से देखिएगा आप चेहरा, अंदर से, अंदर से देखिएगा ना। तो यहाँ से देखिएगा, देखने वालों को लगेगा कि देखिए इसका जो है बीच में धंसा हुआ पार्ट लगेगा ऐसे, इसका तल अव है ना, अंदर की ओर है, इसीलिए इसका नाम है अवतल। जिसका तल अंदर की ओर है इसको क्या बोलते हैं, अवतल। और जिसका तल उदग्र है, बाहर की ओर है, उसको बोलते हैं ऊतल। इसका मतलब ये गोलीय दर्पण जो है दो तरह से हो सकता है। इसको काटिएगा तो दो तरह से दर्पण बन सकता है, एक अवतल एक ऊतल। ठीक है, यहाँ पर डिपेंड करता है। तो बताइए ये जो फिगर बनाया गया है कौन तल होगा, अवतल होगा कि ऊतल, अवतल। ये कौन सा होगा, अवतल। ये हो गया आपका अवतल। अवतल दर्पण। ठीक है, उसी प्रकार अगर यही दर्पण है, इसको पॉलिश जो है आपका अंदर किया जाए ऐसे, ठीक है, तो इधर से देखिएगा उतल ना है, तो देखने वालों को लगेगा कि ये भाग बीच में उठा हुआ है, इसलिए कौन सा दर्पण होगा, उत्तल। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण।
ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। मतलब ये हुआ कि ये दर्पण दो तरह का होता है, कोई दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो अब देखिए कि गोलीय दर्पण में कुछ खास पॉइंट है, उसको याद रखना है आपको। कुछ खास पॉइंट क्या है समझिए आप। इसको तो ऐसा ही याद रखना है जिससे बताया हम, जिसका तल फंसा हुआ है अंदर क्यों है अवतल कहलाएगा, जिसका तल उठा हुआ क्या कहलाएगा, उत्तल कहलाएगा। इसमें तो रॉकेट साइन नहीं है, देखिए। अब क्या है कि गोली दर्पण में कुछ खास पॉइंट है, उसको हम समझा रहे हैं। अब आप बताइए देखिए कि ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। उत्तल दर्पण कौन सा है? इसको आराम से देखिए, बताइए, हड़बड़ा के नहीं। आप चेहरा कम से देखिए, ये बताइए। इधर पॉलिश किए हैं, चेहरा यहाँ देखिएगा ना, इधर से देखिएगा चेहरा तो क्या नजर आएगा? अवतल ना होगा, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण है। अब देखिए कोई भी अवतल है या उत्तल, तो कहीं ना कहीं एक गोलाकार बना हुआ पार्ट है, काट बनाया गया है। तो मान लीजिए एक गोला कहाँ होगा, देखिए एक गोला होगा जिसको हम डॉट बना रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई जो है आपका स्क्वायर होगा इस तरह से, और स्क्वायर का ही जो है ये पार्ट होगा, है ना। अब बताओ कि जब स्क्वायर है, गोला है, जो कॉस्कोबॉल जैसा गोला है, तो कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा ना बीच में, होगा ना केंद्र। इस केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र सी, याद रखिएगा। इस केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसीलिए इसका नाम है सी। सी का मतलब होता है सेंटर। ओके, अच्छा अगला बात देखिए, दर्पण देखिए यहाँ से शुरू है, यहाँ भी है, कटोरी का शेप का ही नहीं है। हाँ, तो अब बताइए कि उसका बीच में जो गड्ढा है, वहां पे जो सबसे बीच वाला मिडिल पॉइंट हुआ, दर्पण का जो सबसे मिडिल पॉइंट, जैसे हाथ तो देखिए आप, तो सबसे मिडिल पॉइंट ये वाला है, देखिए। अगर ये दर्पण है तो ये नहीं होगा मिडिल पॉइंट। ये जो मिडिल पॉइंट है इसका बीच का बिंदु, मध्य बिंदु, इसको बोलते हैं ध्रुव पी। पी का मतलब होता है पोल, इसको हिंदी में ध्रुव कहा जाता है। इसको हम पी से दिखाते हैं, ठीक है। मैं दो पॉइंट बताया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पोल ध्रुव पी, ठीक है ना। तो पोल कहाँ पे होता है? तो ये पूरा बीच में होता है, मैंने पूरा परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं, ठीक है। और दर्पण जिस गोला का बना होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र सी कहते हैं। ओके, दो पॉइंट हम बताए। अब क्या है कि सी और पी को मिला दीजिए आप ऐसे, ठीक है ना। जैसे आप मैथ पढ़ते हैं, गणित आप लोग पढ़े हैं गणित, कि अगर कोई वृत्त है ऐसे और केंद्र है ऐसे ना, तो इसको मिला दीजिएगा, इसको त्रिज्या बोलते हैं, बोलते हैं त्रिज्या। ये आपका क्या है? त्रिज्या। उसी प्रकार देखिए, ये आपका केंद्र है और यहाँ मिला दिया पूरा को वृत्त, मान लीजिए गोला तो है ही है, इसको त्रिज्या कहिएगा आप, तो इसको त्रिज्या ना करके वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, देखिए इसका नाम है वक्रता त्रिज्या रखिएगा। ये यहाँ से अंदर क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तीन बिंदु हम बताए, कंफ्यूज मत कीजिएगा। वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, मतलब सी और पी को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्लियर यहाँ तक? अब अगला बिंदु हम बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए अगला बिंदु क्या है कि ये वक्रता त्रिज्या से होकर जो गुजर रहा है लाइन, कोई भी लाइन गुजरेगा ऐसे ना, ये यहाँ से आता हो गया वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या, इसको अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको दिखाते हैं आर से, क्या दिखाएंगे? आर से। अब देखिए सी और पी से जो लाइन गुजर रहा है ऐसे, कोई लाइन कितना बड़ा हो या छोटा उससे मतलब नहीं है, मान लो कोई लाइन गुजर रहा है जो सी और पी से लाइन गुजर रहा है, देखिए ऐसे, ठीक है ना। जैसे आपको आवश्यकता है मान लीजिए कोई लाइन का, पढ़ने समय, कुछ समय, तो अगर कोई लाइन गुजर रहा है, चाहे छोटा लाइन है या बड़ा लाइन है ना, कहाँ से गुजरेगा लाइन? सी और पी से। तो इस लाइन को, इस रेखा को कहा जाएगा प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। इस लाइन का नाम होगा, इस लाइन को बोलते हैं हम प्रधान अक्ष।
प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मुख्य अक्ष। ये आपका प्रधान अक्ष, ठीक है ना। द लाइन ज्वाइनिंग द सी एंड पी ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। तो कितना पॉइंट बताया हम? 4 पॉइंट हो गया। देखिए सी हो गए, एक हो गया, पी हो गया, और सी और पी को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अच्छा, सी और पी को मिलाने वाली रेखा नहीं, बल्कि इसे गुजर रहा है कितना भी बड़ा लाइन, ठीक है, कितना ही बड़ा लाइन, छोटा लाइन, उसको हम क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। देखिए वक्रता त्रिज्या को भी आप प्रधान अक्ष कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन इसको आप वक्रता त्रिज्या नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक लाइन है, पूरा लाइन है, इसको त्रिज्या कहिएगा आप? नहीं ना जी। लेकिन अगर यहीं पे है, इतना ही बड़ा कभी बना हुआ लाइन है, ये वक्रता त्रिज्या भी है, प्रधान अक्ष भी है, इस बात को माइंड में रखिएगा, ठीक है। ये सारा पॉइंट है। और देखिए पता क्या है कि जनरली सी और पी जो मिलाने वाली रेखा है, त्रिज्या जो है, इसका जो बीच का बिंदु जनरली आता है उसको मुख्य फोकस एफ कहते हैं। वैसे बीच का बिंदु वो नहीं होता है, वो पैरेलल लाइट जाएगा तो टकरा के यहीं पे आता है। जैसे आप देखे होंगे कभी कभी बचपन में खेले होंगे, लेंस है ऐसे और लाइट जा रहा है धूप में, और देखिएगा यहाँ पे लाइट का जो है समूह जमा होता है, जिससे हम कागज नाक लगाते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे मिल रहा है प्रकाश समूह वही फोकस है, तो वही दर्पण नहीं होता है ऐसा, अवतल में 11 प्रकाश जमा होता है, कोई दर्पण नहीं। तो इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, एफ बड़ा एफ, समझ बात। तो इस पॉइंट बोलेंगे मुख्य फोकस एफ। अब यहाँ से एफ और पी, ये जो देख रहे हैं पी और एफ, इसको ये जो दूरी है इसको बोलेंगे फोकस दूरी छोटा एफ। देखिए आप कंफ्यूजन है थोड़ा सा, एक बिंदु को, जो एक बिंदु है यहाँ बीच में, उसको एफ कहा जा रहा है, बड़ा एफ, कैपिटल एफ। देखिए कैपिटल एफ ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक दूरी है उसको बोलते हैं स्मॉल एफ, इसको ऐसे छोटा, इसको फोकस दूरी कहा जाता है। ये छोटा जो लाइन है उसका बोलते हैं फोकस दूरी। तो कौन क्या है समझ लीजिए आप, छोटा एफ यहाँ क्या है? फोकस दूरी, बड़ा एफ मतलब फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। एफ का मुख्य फोकस, एफ का हो गया मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अच्छा सी बोली क्या है? वक्रता त्रिज्या, केंद्र है ना। और एफ क्या है? सॉरी आर, यहाँ से आता क्या है? आर, वक्रता त्रिज्या। और जगह नहीं आने दे रहे हैं। पी क्या बोलिए? पोल। पी मतलब हुआ पोल, जिसको ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। इसमें तो इतना ही बताया गया आपको। इसमें क्या डाउट है? बोलिए, डाउट है? कोई डाउट है? देखिए गोली दर्पण ये अवतल में हम समझा, इसी प्रकार उत्तल में भी होता है। ये अवतल बताया गया है, उत्तल में भी होगा केंद्र। जैसे बताइए आप कि उत्तल दर्पण है, देखिए यहाँ ध्यान से कि इधर कौन दे रहे पैसे। चलिए आपको पहचान बताना है, आइडेंटिफाई कीजिए आप कौन सा मीटर है, कौन दर्पण है, मतलब ये अवतल है कि उत्तल है कि समतल है? उत्तल। कौन सा है? अंदर ले रहा है ना। नहीं आप देखिए कि रस्सी देखिए, आप चेहरा कम रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ रखिए चेहरा, तो देखिएगा ऐसे उत्तल दर्पण हुआ ये, तो उत्तल दर्पण है। देखिए इसका भी सेंटर होगा, बताइए इसका सेंटर इधर होगा किधर? उधर होगा जिधर पेंट किया है। नहीं उधर होगा जैसे जो सेंटर था यहाँ, उसका सेंटर कहाँ होगा? इस साइड होगा कि इस साइड होगा? हाँ, क्योंकि आप समझिए कि इसका गोला जो बनेगा ऐसे ना बनेगा, ठीक है, यही समझना है कि गोला इधर बनेगा, लगभग इधर सेंटर होना चाहिए सी। और पी कहाँ होगा? यहाँ पे लगभग होना चाहिए पी। ये हो गया सी, क्या हो गया? पी। और जो मिलाने वाला लाइन है वो क्या हो गया? त्रिज्या आर, उसको बड़ा त्रिज्या क्या होते हैं? आर। अब बीच में यहाँ हो गया मुख्य फोकस कैपिटल एफ, और यहाँ से दूरी होगा, देखिए इसको बोलते हैं स्मॉल एफ, फोकस दूरी, ठीक है ना। और पूरा लाइन खींचिएगा तो हो गया प्रधान अक्ष, ओके, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी अगले क्लास में आपको बताया जाएगा।